हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना 3 सप्ताह में जारी करने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने नगर निकाय चुनाव को लेकर 3 सप्ताह के अंदर अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने के संबंध में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। यह भी कहा कि ओबीसी सीट अभी रिजर्व नहीं रहेगी, सामान्य कैटेगरी की सीट के रूप में नोटिफाई होगी, क्योंकि अभी ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला लागू नहीं है। अदालत गुरुवार को राज्य के नगर निकाय व रांची नगर निकाय का चुनाव शीघ्र कराने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने कहा कि नगर निकाय और नगर निकाय का कार्यकाल समाप्त होने के बाद काफी समय बीतने पर भी चुनाव नहीं कराया गया है। प्रशासक के माध्यम से नगर निकाय चलाया जा रहा है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। चुनाव नहीं कराना संवैधानिक तंत्र की विफलता है। राज्य सरकार नगर निकाय चुनाव के लिए 3 सप्ताह के अंदर अधिसूचना जारी करे। उक्त निर्देश देते हुए अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पैरवी की। उन्होंने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि रांची नगर निगम व राज्य में नगर निकाय का चुनाव अब तक नहीं हो पाया है। प्रशासक नियुक्त कर काम चलाया जा रहा है। जब तक चुनाव नहीं होता तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्रशासक के बजाय निकाय प्रतिनिधियों को अधिकार दिया जाना चाहिए। अधिवक्ता श्री सिंह ने कहा कि चुनाव नहीं कराना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। राज्य सरकार चुनाव कराने के प्रति उदासीन है। उन्होंने अदालत से राज्य सरकार को चुनाव कराने का आदेश देने का आग्रह किया है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया ने पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पूर्व पार्षद रोशनी खालको व अन्य की ओर से याचिका दायर की गई थी। रांची नगर निगम के पार्षदों का कार्यकाल 27 अप्रैल 2023 को समाप्त हो गया था। राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने वाले अयोग्य लाभुकों पर कार्रवाई की तैयारी। रांची जिले में अयोग्य लोगों के लिए राशन कार्ड सरेंडर करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद अब जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय डीलरों और लाभुकों के पास जाकर कार्ड धारकों का सत्यापन करेगा। जांच के दौरान जो भी अयोग्य लोग पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए जिला प्रशासन ने 31 दिसंबर तक का समय दिया था। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन की ओर से राशन कार्ड सरेंडर करने का जो समय दिया गया था उसमें काफ़ी कम लोगों ने राशन कार्ड सरेंडर किया है। हालांकि सभी प्रखंडों से इसका आंकड़ा जिला कार्यालय को नहीं मिला है। 2-4 दिनों में सभी प्रखंडों से आंकड़ा मिलने के बाद प्रशासन कार्रवाई शुरू करेगा। जिला प्रशासन के अपवर्जन मानक लाभुक के अपग्रेड होने के बाद ऐसे परिवार को पीएच अंत्योदय राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं। उन्हें 31 दिसंबर तक अपना राशन कार्ड सरेंडर करने का निर्देश दिया गया था। राशन कार्ड रद्द करने के लिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी जिला आपूर्ति कार्यालय में आवेदन देने को कहा गया था। जिला प्रशासन ने सभी पीडीएस डीलरों के अपने वितरण क्षेत्र के मृत, स्थानांतरित और वैसे राशन कार्डधारी की सूची उपलब्ध कराने को कहा था जो अपग्रेड हो गए हैं, लेकिन अभी तक सभी डीलरों ने भी इसकी पूरी जानकारी नहीं दी है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप भगत ने कहा कि क्षेत्र निरीक्षण के दौरान या किसी माध्यम से सूचना के दौरान इसकी शिकायत मिली तो डीलर का लाइसेंस बिना कारण पूछे भी रद्द किया जा सकता है। सियासी तपिश के बीच प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, राजेश ठाकुर व आलमगीर आलम दिल्ली की बैठक में तलब। ये है कारण। झारखंड में सियासी गहमा गहमी के बीच आज कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेताओं को रांची से दिल्ली तलब किया गया है। ये 3 नेता झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और मंत्री आलमगीर आलम है। इन नेताओं ने दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की एक अहम बैठक में हिस्सा लिया। बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस भवन में की गई। बैठक में मुख्य रूप से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 और राहुल गांधी द्वारा आगामी 14 जनवरी 2024 के मणिपुर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर विचार विमर्श किया गया। इस बाबत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव राकेश सिन्हा ने बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल और बिहार होते हुए झारखंड पहुंचेगी। इस दौरान राहुल गांधी झारखंड में 804 किलोमीटर का सफर करेंगे। उनकी यात्रा राज्य के 13 जिलों से होकर गुजरेगी। इन 13 जिलों की लिस्टिंग कर ली गई है। साथ ही राहुल गांधी के रूट और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। यात्रा के दौरान वे कहां-कहां रात्रि विश्राम करेंगे, इस बाबत भी विचार किया गया है।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। अविनाश कुमार सहित 2 आईएएस अधिकारियों को मिला अतिरिक्त प्रभार। कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग ने राज्य के 2 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। इस आशय का पत्र संबंधित अधिकारियों और दफ्तरों विभागों की ओर से प्रेषित किया गया है। इस पत्र के अनुसार ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार को अगले आदेश तक के लिए विकास आयुक्त झारखंड रांची का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसी तरह पंचायती राज्य विभाग के अपर मुख्य सचिव राजीव अरुण इक्का को अगले आदेश तक के लिए अपने कार्यों के साथ सदस्य राजस्व पार्षद झारखंड रांची का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में इस बार भी दिखेगी झारखंड की झांकी। जाने क्या होगा इस बार का थीम। गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में झारखंड समेत 16 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का चयन हुआ है। गणतंत्र दिवस पर होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए झारखंड ने पूरी तैयारी कर ली है। इस वर्ष झारखंड की झांकी दुमका में उत्पादित विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले सिल्क के उत्पादन से संबंधित झांकी प्रस्तुत की जाएगी। मालूम हो कि 2023 के दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर देवघर की झांकी प्रदर्शित की गई थी। बता दें कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से झांकियों का प्रारूप मांगा था। विभिन्न चरणों की चयन प्रक्रिया के उपरांत केवल 16 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी का दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रदर्शन के लिए चयन हुआ है। झारखंड की झांकी के प्रारूप को चयन प्रक्रिया में पदाधिकारियों द्वारा सराहा गया है। नई दिल्ली में 19 जनवरी 2023 तक सभी चयनित राज्यों की झांकी की तैयारी कर लेना है और झारखंड की झांकी के प्रारूप को चयन प्रक्रिया में पदाधिकारियों द्वारा सराहा गया है। नई दिल्ली में 19 जनवरी 2024 तक सभी चयनित राज्यों की झांकी को तैयार कर लेना है और पूरे परिधान के साथ 23 जनवरी 2024 को इनका रिहर्सल भी करा लिया जाना है। निशिकांत दुबे ने निर्वाचन आयोग को लिखी चिट्ठी। गांडे सीट में उपचुनाव पर कही ये बात। गांडे विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद झारखंड में जारी सियासी सरगर्मी के बीच गोड्डा से बीजेपी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी है। निशिकांत दुबे ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए यह दलील दी है कि गांडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं कराया जा सकता। उन्होंने कहा कि यह मनमाना, अनुचित और कानून के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। निशिकांत दुबे का कहना है कि संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक जब किसी सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष से भी कम बचा हो तो उसके इस्तीफे देने पर वहां उपचुनाव नहीं कराया जा सकता। ऐसा करना नियमों के विरुद्ध होगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग को लिखी चिट्ठी में निशिकांत दुबे ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि काटोल सीट पर उपचुनाव कराने का फैसला मनमाना और भेदभावपूर्ण था। यह अनुचित और कानून के शासन के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। निशिकांत दुबे ने लिखा कि उक्त फैसला जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151(a) के आलोक में दिया गया था। यह धारा स्पष्ट रूप से कहती है कि यदि किसी सदस्य का कार्यकाल वहां 1 वर्ष से कम बचा हो तो इस्तीफा या किसी भी परिस्थिति में सीट रिक्त होने पर वहां उपचुनाव नहीं कराया जा सकता। गांडे विधानसभा सीट के विधायक ने इस्तीफा देकर जो स्थितियां पैदा कर दी है उससे सवाल पैदा होता है कि क्या विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष से कम समय बचा होने पर उपचुनाव कराया जा सकता है। पेमेंट्स ऐप साइबर ठगों का नया हथियार। हफ्ते भर में 18 नए शिकार। साइबर ठगों ने अब पेमेंट्स ऐप को अपनी ठगी का नया हथियार बनाया है। उन ऐप से अधिक भुगतान का झांसा देकर ठगी की जा रही है। इसमें ठगा जाने वाला यह समझता है कि उसने भुगतान के दौरान किसी को अधिक राशि दे दी है जिसकी वापसी पेमेंट्स कंपनी ऐप से कर रही है। उस चक्कर में आकर वे साइबर ठगों द्वारा दिए लिंक को क्लिक करते हैं जिसमें डेबिट का रिक्वेस्ट होता है। झांसे में आते ही ठग शिकार बना लेते हैं। पिछले 15 दिन में जमशेदपुर में इस तरह के 18 ठगी के मामले सामने आए हैं जिसकी जाँच की जा रही है। फोन पे, गूगल पे आदि इस्तेमाल करने वाले को कॉल आती है कि उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ऐप से कुछ जगहों पर अधिक भुगतान हो गया है जो उनके ऐप की गलती से हुआ है। वे इसमें इतनी कम राशि बताते हैं कि पीड़ित झांसे में आकर दिए गए लिंक को क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद पैसे वापसी के प्रमाण के लिए आधार कार्ड का नंबर मांगा जाता है। उसके देते ही खाते से रुपए निकलने शुरू हो जाते हैं और व्यक्ति ठगी का शिकार हो जाता है।
झारखंड प्रशासनिक सेवा बनेगी प्रीमियर सेवा, सीधे एसडीओ बनेंगे अफसर। राज्य में झारखंड प्रशासनिक सेवा संवर्ग का पुनर्गठन कर प्रीमियर सेवा का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही पदों की फिर से संरचना तैयार की जाएगी। वहीं प्रखंड और अंचल में पदस्थापन के लिए झारखंड राजस्व सेवा और झारखंड ग्रामीण विकास सेवा का गठन होगा। इस पर विचार कर राज्य सरकार को इसके लिए अनुशंसा करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस कमेटी में सदस्य के रूप में विकास आयुक्त के साथ ही वित्त विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव जो भी हैं उन्हें रखा है। कमेटी 3 महीने में अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को सौंपेगी। कार्मिक की ओर से जारी संकल्प में लिखा गया कि झारखंड प्रशासनिक सेवा के अफसर काफी उम्र होने पर एसडीओ या समकक्ष पद एसडीएम, संयुक्त सचिव, अपर सचिव, विशेष सचिव या आईएएस में प्रोन्नत होते हैं। ऐसे में क्षेत्रीय प्रशासन के लिए युवा और मेहनती अफसर की कमी हो रही है। इसका समाधान है कि उन्हें पहली नियुक्ति के अवसर पर एसडीओ या समकक्ष स्तर का पद दिया जाए। इससे वे ऊंचे पदों पर जा सकेंगे। इस स्थिति में सुपरवाइजर स्तर के पदाधिकारी प्रोन्नत होकर प्रखंडों और अंचलों में बीडीओ तथा सीओ का पद संभाल सकेंगे। वहीं कार्यपालक दंडाधिकारी के पद पर रह सकेंगे। झामुमो के मंत्री विधायक से लेकर कार्यकर्ता तक अलर्ट मोड पर हर परिस्थिति के लिए हैं तैयार। झारखंड में उत्पन्न वर्तमान हालात को लेकर झामुमो के मंत्री व विधायक से लेकर तमाम कार्यकर्ता अलर्ट मोड पर है। संगठन के साथ साथ सरकार व ईडी के कदम पर नजर बनाए हुए हैं। 3 जनवरी को मुख्यमंत्री ने गठबंधन दलों के तमाम विधायकों के साथ बैठकर जहां शक्ति का प्रदर्शन किया था, वहीं सभी को वर्तमान परिस्थितियों से अवगत कराते हुए क्षेत्र में जनता के बीच जाकर काम करते रहने का भी निर्देश दिया था। विधायकों को भी अपने अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को इससे अवगत कराने का निर्देश दिया और सबको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने की बात कही गई है। जिलों में यह संदेश पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं तक पहुंचा दिया गया है। इस बाबत झामुमो के रांची जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम ने बताया कि झामुमो के तमाम कार्यकर्ता हर परिस्थितियों के लिए तैयार है। यह पार्टी संघर्ष से बनी है और संघर्ष से कभी घबराती नहीं है। उन्होंने कहा कि झामुमो के नेतृत्व में बनी गठबंधन सरकार की लोकप्रियता से दरअसल भाजपा को खुजली हो रही है। इस कारण एन प्रकार सरकार को परेशान करने में लगी है। ईडी जैसी एजेंसी को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपा इंडिया गठबंधन से भी घबरा गई है। वह चाहती है कि किसी तरह गठबंधन में दरार हो, पर यह गठबंधन एकजुट है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन के तमाम विधायकों ने 3 जनवरी को एकजुटता दिखाई है, ठीक उसी तरह से नीचे के कार्यकर्ता भी एकजुट हैं। जिले के सभी कार्यकर्ता को हर परिस्थिति के लिए अलर्ट रखा गया है। हम अपना संगठन का काम देख रहे हैं। सरकार पर भी नज़र बनी हुई है। विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम सभी कार्यकर्ता तैयार हैं। कल से मधुपुर रांची एक्सप्रेस भाया गिरिडीह का परिचालन शुरू। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे दिखाएंगे हरी झंडी। न्यू गिरिडीह रांची एक्सप्रेस अब मधुपुर से खुलेगी। 6 जनवरी की दोपहर 3 बजे मधुपुर स्टेशन से मुख्य अतिथि गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे विस्टा डोम कोच वाली इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पूर्व रेलवे की ओर से मधुपुर स्टेशन में समारोह की तैयारी शुरू कर दी गई है। मधुपुर स्टेशन से कोडरमा, हजारीबाग और रांची के लिए सीधी रेल सेवा शुरू होने को लेकर इस इलाके में काफ़ी उत्साह है। पूर्व रेलवे की ओर से मधुपुर रांची एक्सप्रेस की समय सारणी जारी कर दी गई है। रेलवे द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार दोपहर 3 बजे यह ट्रेन मधुपुर से खुलेगी और रात 11:15 में रांची पहुंचेगी। वहीं रांची से सुबह 6 बजे खुलेगी और दोपहर 13:50 में मधुपुर स्टेशन पहुंचेगी। इस ट्रेन के चालू होने से मधुपुर के साथ साथ मारगोमुंडा, करो, देवघर, जसीडीह, देवीपुर, सारवा और सारठ इलाके के रेल यात्रियों को कोडरमा व हजारीबाग के लिए पहले सीधी ट्रेन मिल जाएगी। अब रेल यात्री मधुपुर से 3 घंटे में कोडरमा व 4 घंटे 45 मिनट में हजारीबाग पहुंच सकते हैं। रांची और मधुपुर के बीच कुल 12 स्टेशनों पर ठहराव होगा।
रांची में कोयला व्यवसायी अभिषेक श्रीवास्तव को अपराधियों ने दिन दहाड़े गोलियों से छल्ली कर मार डाला। रातूर क्षेत्र के आस्थापुरम पिर्रा में गुरुवार की सुबह 10:30 बजे कोयला व्यवसायी अभिषेक श्रीवास्तव को अपराधियों ने गोलियों से छल्ली कर दिया। उन पर 11 गोलियां बरसाई गई। गंभीर हालत में उन्हें मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वह फॉर्च्यूनर पर सवार थे। महाराष्ट्र नंबर के स्कॉर्पियो से आए करीब 4 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। अभिषेक श्रीवास्तव सुबह 10:15 में रांची जाने की बात कहकर घर से निकले थे। उनका घर रिंग रोड से आधा किलोमीटर दूर है। वे रिंग रोड की ओर जा रहे थे, तभी सामने से सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो कार आई। इससे 2 अपराधी मंकी कैप पहन कर निकले और सामने से उनकी फॉर्च्यूनर कार पर तबाड़तोड़ फायरिंग करने लगे। एक अपराधी दोनों हाथ में पिस्तौल लेकर फायरिंग करता रहा, जबकि दूसरा अपराधी फायरिंग करने के बाद स्कॉर्पियो में वापस आकर पिस्तौल निकालकर फायरिंग करने लगा। 2 अपराधी कार में बैठे थे। गोली मारने के बाद स्कॉर्पियो पर सवार होकर अपराधी वाहन को बैक कर रिंग रोड की तरफ भाग गए। घटना के दौरान गोली चलने की आवाज़ सुन लोग घरों में घुस गए। बाद में लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और अभिषेक को मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने घटनास्थल से 11 खोखे बरामद किए हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में झारखंड आएंगे राहुल गांधी। 8 दिनों का होगा प्रवास। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, प्रभारियों, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों और कांग्रेस विधायक दल के नेताओं के साथ एक अति महत्वपूर्ण बैठक आहूत हुई है। इस बैठक में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आलम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम उपस्थित हुए। बैठक में मुख्य रूप से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 और राहुल गांधी द्वारा आगामी 14 जनवरी 2024 से मणिपुर से शुरुआत होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संबंध में विचार विमर्श किया गया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल और बिहार होते हुए झारखंड में प्रवेश करेगी। साहेबगंज डीसी के घर से ईडी की छापेमारी में अलग अलग तरह की 21 गोलियां व 5 खोखे मिले। अवैध खनन मामले में 3 जनवरी को हुई छापेमारी के दौरान साहेबगंज के उपायुक्त के घर से विभिन्न प्रकार के कुल 21 गोलियां और 5 खोखे मिले हैं। वहीं 36.99 लाख रुपए नगद जब्त किए गए हैं। अब तक हुई जांच के दौरान साहेबगंज में 23.26 करोड़ घनफुट पत्थर के अवैध खनन की पुष्टि हुई है। अवैध खनन से निकाले गए इन पत्थरों का बाजार मूल्य 1250 करोड़ रुपए है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में इन तथ्यों का उल्लेख है। ईडी की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि साहेबगंज उपायुक्त के घर से मिली 26 में से 19 गोलियां 9 mm की है, 2 गोली 380 बोर की है। इसके अलावा 45 बोर के पिस्टल की 5 खाली गोली मिली है। ईडी ने जांच के दौरान पंकज मिश्रा को साहेबगंज में अवैध खनन के किंग पिंग के रूप में चिन्हित किया है। साहेबगंज में अवैध खनन के सिलसिले में ईडी अब तक कुल 51 जगहों पर छापेमारी कर चुका है। इनमें से 12 ठिकानों पर छापेमारी 3 जनवरी को की गई थी। छापेमारी के दायरे में साहेबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव, डीएसपी राजेंद्र दुबे, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार पिंटू सहित अन्य लोगों को शामिल किया गया था। ईडी ने उक्त छापेमारी हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आलोक में की है। ईडी ने साहेबगंज में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से जांच की थी। इसमें बड़े पैमाने पर अवैध खनन की पुष्टि हुई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।